हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सच में जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ तो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना गया है और हमारे बीच आज एक ऐसी ही महान शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने लाखों लोगों को नया जीवन दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ टॉप न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर शर्मा जी की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो। बिल्कुल, ये तो जीवन का हर दिन ही एक चुनौती है, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। जी बहुत सी जी। चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं हैं। जब कोई रोगी हमारे पास आता है, तो बीमारी से वो ठीक होगा या नहीं होगा, वो हमारे जी हाथ में पूरी तरह से नहीं है। तो ये हर रोज़ एक चुनौती है और एक तरह से जो एक ये हमारा प्रोफ़ेशन है, मेडिकल प्रोफ़ेशन, इसमें तो निरंतर हर पेशेंट में कोशिश ही हमारी रहती है, क्योंकि वी कैन ओनली ट्राई, क्योर इज़ इन द हैंड ऑफ गॉड। तो राइट सर। प्रतिदिन ही एक प्रकार से ये एक चुनौती है, जो आपका ये लो इसका शो का ये जो मुख्य गाना है, ये हमारे इस पे बिल्कुल चरितार्थ होता है, जो हमारा प्रोफ़ेशन है। जी, जी। और सर, अगर मैं आपके बारे में बात करूँ तो आप बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है डॉक्टर की अगर मैं बात करूँ, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो कहीं न कहीं पेशेंस बहुत कम होता है। आप डाउन टू अर्थ हो, आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग होता है 10 टू 4 ओ क्लॉक होता है, आई थिंक आप 4 ओ क्लॉक 8 ओ क्लॉक आ जाते हो और जब तक पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता तो तब तक आप घर नहीं जाते हो। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है सर। इसके बारे में भी हम जानेंगे सर, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सर आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूँगी। आपका बचपन कैसा रहा है? क्योंकि आप आई थिंक जुनगा से हो सर। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। मेरा बचपन और पढ़ाई जो है वो मुख्य तौर से शिमला में ही हुई है। और मैंने अपनी जो स्कूली पढ़ाई है वो दयानंद पब्लिक स्कूल से की है और उसके बाद इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से ही मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है और उसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ से मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन और न्यूरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की है। तो जी, जी। बचपन की बात करें तो हमारा बचपन सारा शिमला में ही गुजरा है, यहाँ की गलियों में, यहाँ की पहाड़ियों में। और जी, जी। जी। और सर, आप एक टॉप न्यूरोलॉजिस्ट हो। अगर मैं बात करूँ तो सर कितनी मुश्किलें आई है सर इस सफ़र में? क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है अपनी पोज़ीशन बनाना। और आपने पीजीआई में भी जॉब की है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, लेकिन कितने हर्डल्स आए हैं सर? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है टॉप न्यूरोलॉजिस्ट बनना। देखिए, मेरा तो कभी ऐसा एम या गोल नहीं था कि मुझे टॉप न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। जी, पर मेरा ये ऐसा ज़रूर ध्येय था कि जिस भी किसी क्षेत्र में जाएँ, पूरी मन लगा के काम करें और उस क्षेत्र में जितना हम उसके माध्यम से अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं,
तो जी, जी। न्यूरोलॉजी जो एक विषय है, इसके साथ हम जुड़े हैं, तो इसी क्षेत्र में हम जो भी सुविधाएँ, जो भी अपने क्षेत्र में दे सकते हैं। यही कारण है कि मैं पीजीआई से भी छोड़कर हिमाचल शिमला आया था, क्योंकि उस समय यहाँ कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं थे। तो जी, जी। मेरा ध्येय टॉप न्यूरोलॉजिस्ट बनना नहीं है, मेरा ध्येय ये है कि टॉप न्यूरोलॉजी फैसिलिटीज़ हमारे लोगों को मिलें, तभी मैं ये मानूँगा कि हमारा जो है इस क्षेत्र में जो कार्य करना जी। है, ये किसी तरह से अपने लक्ष्य तक पहुँच रहा है। जी, जी, बिल्कुल सर। और सर हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। डीपी सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ी है जो कि बॉलीवुड की कास्टिंग डायरेक्टर है, थैंक यू सो मच। तिलक तनवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़ी है, सरिता शर्मा हमारे साथ जुड़ी है, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जो-जो भी हमारे साथ जुड़े हैं और आप सभी क्वेश्चन भी कर सकते हैं रिलेटेड टू न्यूरोलॉजी एंड मेडिसिन के बारे में। और सर अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो पहले के कंपैरिज़न में आजकल जो बी12 एंड डी की कमी हो रही है और स्ट्रोक वगैरह की, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। काफ़ी कुछ चेंजेज़ आए हैं सर। हेलो। जी, जी सर। हेलो, हेलो। सर आप मुझे हेलो, फिर से क्या जॉइन क शायद जी, कुछ यस, यस। कनेक्टिविटी इश्यूज़ थे क्या? जी, जी। येस, मेबी हो सकता है सर। सर मैं जानना चाहूँगी अगर मैं पहले की बात करूँ 20 इयर्स पहले की बात करूँ तो ये जो स्ट्रोक वग़ैरह, ये बी12 की कमी एंड विटामिन डी वग़ैरह ये बहुत कम होता था। तो मैं जानना चाहूँगी सर ये जो चेंजेज़ आए हैं सर, इसका क्या कारण है? जी। अ, कुछ संपर्क में व्यवधान है, एक बार क्या पुनः आप अपना प्रश्न येस, दोहरा सकते हैं कुछ? येस, येस, येस सर। आप मुझे फिर से जॉइन कर सकते हो सर, अगर आपको कॉल आई है इन बिटवीन तो यू कैन जॉइन मी अगेन। हाँ जी, क्या आप अब मुझे सुन सकते हैं? जी। जी, जी, जी सर। येस, येस। मैं आपको सुन हाँ सकती हूँ जी, सर, तो आई आप थिंक क्या आपको कॉल एक आइ बार जी। फिर से अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं? जी, जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, बीच में अगर मैं कॉल आ गई थी सर एक्चुअली। यस, यस। जी, जी। सर मैं बात करूँ 20 इयर्स पहले की मैं बात करूँ तो ये जो स्ट्रोक विटामिन डी, बी12 की ये कमी नहीं होती थी आई थिंक। तो अभी काफ़ी चेंजेज़ आए हैं सर। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो जी। स्ट्रोक जो है अभी कुछ साल तक पहले 10 जो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से मृत्यु के सबसे बड़े जो रोग हैं, उनमें स्ट्रोक जी। पहले 10 में था और अब वो पहले 3 में पहुँच चुका है और जिस प्रकार से स्ट्रोक की दर बढ़ रही है कुछ समय में ये टॉप में आ जाएगा क्योंकि जो स्ट्रोक है जैसे-जैसे आयु बढ़ती है, स्ट्रोक होने की संभावना भी बढ़ती है। दूसरा जैसा हमारा आजकल दिनचर्या जीवन शैली हो गई है उससे भी स्ट्रोक होने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। तो ये बात सही है कि जो स्ट्रोक है, इसकी जो दर है, वो प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ बुढ़ापे में या बहुत जो व्यस्त व्यक्ति हैं, उनमें ही हो रही है। 15 से 20% जो स्ट्रोक हैं, वो 40 वर्ष से कम लोगों में हो रहे हैं। पर इतना सब होने के बावजूद भी स्ट्रोक के बारे में जागरूकता बहुत कम है और उसकी वजह से जो इसके कुछ उपचार हैं, उनका जनसाधारण जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी दर्शकों, श्रोताओं को ये अवश्य बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रोक है ये बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में, विकट समस्या के रूप में आ रहा है और ऐसा अनुमान है कि हर 6 सेकंड में 1 व्यक्ति जो है वो स्ट्रोक से ग्रसित होता है और हर 2 मिनट में विश्व भर में 1 आदमी जो है स्ट्रोक की वजह से काल का ग्रास बन रहा है। और ना केवल मृत्यु, स्ट्रोक की वजह से जो अक्षमता, जो अपंगता होती है जीवन में, वो भी बहुत बड़ी एक दुखदाई परिस्थिति होती है। ऐसा अनुमान है कि स्ट्रोक होने के बाद लगभग 6 महीने में
1/3 लोग हैं जो जीवित नहीं रहते हैं और सिर्फ़ 1/3 हैं जो अपने दिनचर्या के कार्यों में पूरी तरह स्वतंत्र हो पाते हैं। परंतु जी, 1/3 लोग ऐसे हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच में ही झूलते रह जाते हैं। वो पूर्ण अक्षम हो जाते हैं, कोई बोल नहीं पाते हैं। उनको अर्ध पैरालिसिस हो जाता है तो उसकी वजह से चल नहीं पाते हैं। तो पूर्णतया वो परिवार पे निर्भर होते हैं, तो उनकी कई हम अपने जैसे प्रतिदिन मरीज़ देखते हैं, तो उनकी जो जीवन की दशा है, तो मृत्यु से भी बदतर है। तो इसलिए इस बीमारी के बारे में जागरूकता होना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसका जो उपचार है वो समय सीमा से बहुत अधिक प्रभावित है। शुरू के 4-5 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उस 4-5 घंटे में उपचार मिल गया, तो व्यक्ति की पूर्णतया ठीक होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये तो स्ट्रोक के बारे में बात हुई और एक जो निमोनिक या सूत्र हम जनसाधारण में बताते हैं कि कैसे हम पहचानें किसी को स्ट्रोक हो रहा है, तो हम एक जी, बचाव हिंदी में कहते हैं या फेस इंग्लिश में बोलते हैं। एफ फॉर फेस अचानक से मुँह का टेढ़ा हो जाना, ए फॉर जी, आर्म हाथ या पैर में कमज़ोरी होना और सी और एक स्पीच है बोलने या समझने में कठिनाई होना और टी से टाइम फास्ट क्षमा कीजिएगा फेस नहीं फास्ट मैं बोलना चाहता था FAST एफ फॉर फेस ए फॉर आर्म एस फॉर स्पीच एंड टी फॉर टाइम किसी को भी ऐसे कोई लक्षण हो कि अचानक से मुंह टेढ़ा हो जाए बोलने या समझने में दिक्कत हो हाथ या पैर में कमजोरी या सुनपन हो तुरंत वो नजदीकी चिकित्सालय में जाएं और हिंदी में भी हमने इसका सूत्र एक बचाव करके बनाया है ब से बाजू बाजू का अचानक से कमजोर हो जाना च से चेहरा चेहरे का अचानक टेढ़ा हो जाना आ से आवाज बोलने या समझने में दिक्कत आना और ब से वक्त कि ऐसे लक्षण कभी भी आए किसी को तो तुरंत वह निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाए और ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं जहां तक आपने विटामिन डी की बात की तो जो विटामिन डी का टेस्ट है एक्चुअली ये कुछ पिछले वर्षों से ही बहुत आसानी से उपलब्ध हुआ है पहले ये आसानी से उपलब्ध नहीं था तो लोगों का विटामिन डी टेस्ट होता नहीं था दूसरा हमारी जो जीवन शैली ऐसी बन गई है कि हमारा घर के बाहर जाना कम हो गया है धूप में रहना कम हो गया है क्योंकि धूप में जो है विटामिन डी हमारे स्किन में बनता है तो उस वजह से विटामिन डी की जी, कमी बहुत अधिक देखने में आ रही है और इसकी वजह से लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो रही हैं और इसीलिए अधिक से अधिक खुले में रहना, धूप में जाना, खासकर सुबह की धूप जब आपकी जो सूर्य की किरणें हैं, वो आपकी छाया आपकी हाइट से कम बना रही हैं मतलब जिस समय तक, वो समय जो है सबसे अधिक फलदायक होता है विटामिन डी बनाने के लिए। तो ये कुछ जी, कारण हैं जिसकी वजह से विटामिन डी की जो कमी है, देखने में निरंतर आ रही है। जी, जी। और सर सुनने में आता है कि आफ्टर कोविड आफ्टर वैक्सीन के बाद भी ये विटामिन डी एंड बी12 की कमी हुई। ये बात सच है सर? कि वैक्सीन के बाद मुझे से नहीं कोई लगता इस प्रॉब्लम ज बात में कुछ आधार है कि कोविड की वजह से विटामिन ए या डी कम होगी क्योंकि विटामिन ए और डी तो हमारे खान-पान, हमारी जीवन शैली से जी, संबंधित है। ये बात है कि कुछ प्रकार के रोग, कुछ प्रकार की समस्याएँ कोविड वैक्सीन के बाद देखी गई, पर उनमें विटामिन ए या डी की कमी है, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। जी, जी। और सर एक हमारा वो दिखती है मुझे सर में दर्द और अ, छाती में दर्द होता है और पीठ दर्द भी होता है। क्या आप अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं आप? जी, यस, 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 स्क्रीन पे सर। हाँ जी, हाँ जी। जी, अच्छा ये अपने कुछ लक्षण अपनी समस्याएँ लिख रही हैं, तो मैं इनसे जी, जी। अनुरोध करूँगा कि इसके लिए अगर वे व्यक्तिगत रूप से मिलें जी, जी। पहले से उनकी क्या बीमारियाँ हैं, तो एक सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म पे व्यक्तिगत समस्याओं का जो निदान है, वो थोड़ा
कठिन है। अगर ये उचित और सही परामर्श चाहते हैं तो जी, व्यक्तिगत जी। रूप से हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि जी, जी। और सर आप कुछ पिछले सालों से मतलब 10 सालों से आईजीएमसी में अकेले जो विभाग को न्यूरोलॉजी विभाग को चला रहे हैं सर, तो कितना मुश्किल था आपके लिए? अ, एक बार हेलो? कृपया अपना प्रश्न दोहराएँगे आप? मुझे फिर जी, से जी, जी सर। सुन नहीं पाया। यस, यस सर। जी सर आप आईजीएमसी शिमला में जो न्यूरोलॉजी विभाग है, वो 10 साल से आप अकेले ही चला रहे हैं सर। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। देखिए, ये तो कोई बड़े गर्व का विषय नहीं है कि मैं अकेला ही 10 साल से हूँ। 10 साल से हम प्रदेश में न्यूरोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ा नहीं पाए, बल्कि ये हमारे खेद का विषय होना चाहिए, क्योंकि जी, अब हमारी जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, तो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएँ भी उसी प्रकार से बढ़नी चाहिए। हमें तो कम से कम 10 न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, जी, तब जाके हम जो है क्वालिटी सर्विसेज़ अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो इस बारे में अब कुछ तो हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हर कोई व्यक्ति यहाँ जी, पर आके रहना पसंद नहीं करता है। बाहर के लोग यहाँ पे आके रहना हमारी भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से, मौसम की वजह से, और अभी जो है न्यूरोलॉजिस्ट वैसे ही कम हैं। जी, तो जितने न्यूरोलॉजिस्ट हैं उसमें से ज़्यादातर तो निजी प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं, और जी, अभी जो एम्स कई सारे खुले हैं, क्योंकि वहाँ पर पे और पर्क्स ज़्यादा हैं, तो लोग स्टेट मेडिकल कॉलेजेस की बजाय उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो जी, इसी वजह से हमारे जो सुपर स्पेशलिटी विभाग हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होने में समस्या आ रही है, खासकर जबकि अगर हम देखें तो आईजीएमसी और पीजीआई चंडीगढ़ एक ही वर्ष में स्थापित हुए थे, एक ही जी, वर्ष में प्रारंभ हुए थे। परंतु आज दोनों में देखें तो अंतर बहुत अधिक है। तो ये एक सोचने का विषय है कि क्या कारण है जो हम अपने प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएँ एक जी, उस स्तर तक ले जाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, जहाँ हम अपने लोगों को प्रदेश से बाहर जाने से रोक सकें और अपने प्रदेश में ही सभी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर सकें। जी, जी। और सर पीजीआई की बात की है आपने, तो पीजीआई में भी आपने जॉब की है सर, वहाँ का जो एक्सपीरियंस है सर, वो कैसा रहा है आपका? बिल्कुल, पीजीआई जो है मेरा एक तरह से हमारे गुरु हैं, जो पीजीआई के टीचर्स हैं, उनसे ही हम न्यूरोलॉजी सीख कर यहाँ पर आए हैं। तो उनके जी, लिए तो सदा हमारे हृदय में कृतज्ञता ही है, और वहाँ के अनुभव से ही हम एक वर्ल्ड क्लास जो सर्विसेज़ हैं वो कैसे दें, उन्हीं से ही हमने जी, सीखा है, और हमारा प्रयास यही रहता है कि वहाँ की जो प्रैक्टिसेज़ हैं हम यहाँ पर रेप्लिकेट कर पाएँ, और पीजीआई में कार्य करना और वहाँ पर समय बिताना, मैं लगभग 7 वर्ष पीजीआई में ही रहा हूँ, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा अनुभव था, जो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और आज उससे हमारे जी, सब्जेक्ट में, हमारी सर्विसेज में हमें बहुत सहायता मिलती है। जी, जी। और सर एक क्वेश्चन आपके लिए और है अ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो सर। हाँ जी, इनका भी कुछ व्यक्तिगत समस्या को लेकर ही प्रश्न है, तो फिर मैं एक बार पुनः अनुरोध करूँगा, जो आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याएँ हैं, उनको इस जी, प्रकार से निवारण थोड़ा कठिन है। तो जी, जी, बेहतर रहेगा यदि वो व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलें, जी, क्योंकि जी। अ, तभी इसका अच्छी तरह से निदान हो पाएगा। जी, जी। बिल्कुल सर। यस और सभी को मैं कहना चाहूँगी आप एम्स जा सकते हो, एम्स चमियाना में है और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है और बहुत ही अच्छे से गाइड किया जाता है। सर थोड़ा-सा हम एम्स के बारे में जानना चाहेंगे चमियाना में क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छी फैसिलिटी देते हो। अ, तो आपका जो मेन मोट्टो है सर, वो क्या है? क्योंकि जो वहाँ के स्टाफ जितने भी स्टाफ मेंबर हैं वो बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। तो हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी सर।
देखिए हमारा मेन जो इस संस्थान का मोटो वो तो यही है कि हम अच्छी से अच्छी सुविधाएँ जो लोग यहाँ पे आते हैं उन्हें उपलब्ध करा सकें। और हम तो इस धारणा से चलते हैं कि यदि ये चिकित्सालय एक मंदिर है, तो यहाँ आने वाला जो रोगी है वो इस मंदिर की ईश्वर है, मतलब यहाँ जो है तो एक ईश्वर हमारे पास खुद चल के आ रहे हैं और हमें एक अवसर मिल रहा है उनकी सेवा करने का। तो इस भाव से हम प्रयास करते हैं कि जितना अच्छी तरह से जितना हम उनका सुविधाजनक यहाँ का जो अनुभव है कर पाएँ, वो हमारा प्रयास रहता है। और बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स के बावजूद हम इसी में ही प्रयास रहते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे पास व्यक्ति आते हैं वो हमेशा दुख में ही आते हैं, तकलीफ में ही आते हैं। तो पहले ही वो जी, तकलीफ में है और यहाँ आकर अगर उन्हें अच्छी तरह से उपचार ना मिले, उन्हें अच्छी तरह से मार्गदर्शन ना मिले, तो वो तकलीफ जो है और बढ़ जाती है। और यदि आपको जी, किसी से प्यार के 4 शब्द मिल जाएँ तो आपका दुःख जो है वो वैसे ही आधा हो जाता है। तो यही हम इसी प्रयास के साथ इस संस्थान में कार्य कर रहे हैं कि कम से कम लोगों को मार्गदर्शन सही मिले, उपचार सही मिले। और जो कुछ समस्याएँ जो हमारे सफाई इत्यादि की सरकारी संस्थानों में देखी जाती हैं, उन पे हम किस तरह से इसको एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी की तरह से डेवलप करें, यही हमारा प्रयास है। और हमें आशा है कि हमारे प्रयास धीरे-धीरे अवश्य सफल होंगे। जी, जी, बिल्कुल सर। क्योंकि आप जैसे नेक जो डॉक्टर की ज़रूरत है सर कहीं न कहीं हमारे हिमाचल प्रदेश में, जिस तरह से आप काम कर रहे हो निस्वार्थ भाव से। और सर मैंने सुना है कि आप 8 बजे आते हो और जब तक पेशेंट का चेकअप नहीं होता तब तक आप जाते नहीं सर। तो वो भी जानना चाहेंगे क्योंकि अक्सर देखा जाता है डॉक्टर 10 बजे आते हैं और 4 बजे चले जाते हैं। लेकिन आपका ये स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा सर। और हमें कहीं न कहीं आपसे सीखना चाहिए। देखिए वैसे तो जो हमारे ऑफ़िशियल काम है, वो ऑफ़िशियल टाइमिंग में ही ख़त्म हो जाए, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। अगर आपको समय ज़्यादा लग रहा है, तो उसका ये भी एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि आपकी एफ़िशिएंसी कम है। पर ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही हूँ जो जल्दी आता हूँ और देर से जाता जाता है। हमारे कई विभाग ऐसे हैं जहाँ पर देखिए मरीज़ों का रश इतना ज़्यादा है और सुविधाएँ जो हैं वो देने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ कम हैं, डॉक्टर कम हैं। अब एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, 100 से 150 की हमारी ओपीडी है, तो उसमें अब 2 ही चीज़ें हैं, या तो हम मरीज़ों को 1-1 महीने की डेट देना शुरू कर दें, ठीक है? या फिर हम थोड़ा प्रयास करें कि उस समय में किस प्रकार से हम लोगों को अधिक से अधिक लोगों को सेवा प्रदान कर सकें, तो यही हमारा प्रयास रहता है। और परंतु होना ये चाहिए कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ बढ़नी चाहिए कि हम लोगों को उसी समय सीमा में उचित सेवाएँ प्रदान कर सकें। क्योंकि भले ही मैं 8 बजे आ जाता हूँ, देर से जाता हूँ, पर कहीं न कहीं क्वालिटी सर्विसेज़ सफ़र करेंगी। अगर मैं दिन में जी, 60 मरीज़ देखता हूँ, तो उन्हें मैं ज़्यादा अच्छी तरह से देख पाऊँगा। यदि मुझे 150-200 मरीज़ देखने हैं, तो क्वांटिटी तो भले ही हो रही है, लोगों को संतुष्टि मिल रही है कि देख लिया, पर मुझे संतुष्टि नहीं है कि जिस जी, बारीकी से मुझे उस मरीज़ को देखना चाहिए था, समय नहीं मिला, मैं देख नहीं पाया। तो मतलब भले ही मैं जल्दी आ जाता हूँ, देर से जाता हूँ, पर फिर भी कहीं न कहीं मन में खेद रहता है कि किस प्रकार से वो क्वालिटी टाइम पेशेंट के साथ स्पेंड करके, ताकि एक बार में ही उनकी समस्या पूरी तरह हम समझ सकें और जहाँ तक संभव वो हल कर सकें। तो यही हमारा प्रयास है, पर क्योंकि अभी हमारे पास व्यक्ति कम हैं, डॉक्टर कम हैं, तो अभी समय ही अधिक दे के हम प्रयास करते हैं। परंतु जैसे हमारे पास यदि और न्यूरोलॉजिस्ट आएँगे, विभाग में और विशेषज्ञ आएँगे, तो फिर हम उसी समय में, क्योंकि लोग भी तो सुबह 8 बजे से पहले आ जाते हैं। 7 बजे यहाँ जी, पर लोगों की लाइनें शुरू हो जाती हैं और आखिरी रोगी को देखने में कभी 6-7 भी बज जाते हैं। तो उनका भी जी, कितना समय जो है वो चिकित्सालय जाने में कितना समय उनका पूरा दिन लग जा रहा है। और हर जी, व्यक्ति का जो समय है वो महत्वपूर्ण है। एक कारण लोगों का सरकारी चिकित्सालयों में आने से घबराने का ये भी है कि समय बहुत लगता है। लाइनों में लगना जी, पड़ता है, यहाँ की लाइन, वहाँ की लाइन, रिपोर्ट कब आएगी, ये सब है। पर अब जी, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उस जी, वजह से ये परेशानी है।
तो जहाँ तक है जो हमारे पास सुविधाएँ उपलब्ध हैं उनमें हम जितना कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं और वो बिल्कुल सैटिस्फैक्टरी या संतोषजनक तो नहीं है, पर हमारा प्रयास है कि चलो जो सुविधाएँ वो तो हम प्रदान करें, परंतु ये परिस्थिति बदलनी चाहिए और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर की जो कमी है वो सुधरनी चाहिए, तभी हम एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी जो है वो लोगों को दे सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा है। और सर एज़ अ प्रोफ़ेसर एंड हेड सर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? हमारी तो विभाग की जो हैं वो तो हैं ही जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारी जी, जो जी। पेशेंट्स के प्रति है, हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके प्रति है और जो जी, हमारे पास रेज़िडेंट्स हैं उनकी टीचिंग के प्रति हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और उसके अलावा एज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट हिमाचल प्रदेश में न्यूरोलॉजी के रोगों की किस प्रकार से जी, जो है एक सामाजिक स्तर पे कई रोग हैं, उनसे किस प्रकार निपटा जाए। जैसे हमने एक एचपी टेलीस्ट्रोक कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है, जिसमें हम स्ट्रोक का जो उपचार है वो निकटतम जी, चिकित्सालय हैं, जहाँ पर सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर प्रदान करते हैं। स्ट्रोक के बारे में खासकर मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो जी, स्ट्रोक है, इसमें 2 कारण होते हैं स्ट्रोक के। एक तो मस्तिष्क में जो है आर्टरीज़ की ब्लॉकेज की वजह से या उनकी फट जाने से, हेमरेज की वजह से स्ट्रोक होता है। तो जी, जो ब्लॉकेज वाले स्ट्रोक हैं, वो लगभग 70-80% होते हैं और अब इस प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो उस ब्लॉकेज को तुरंत खोल सकती हैं। परंतु उनके जी, लिए जो समय है, वो 3 से 4 घंटे के भीतर ही अगर वो इलाज मिल गया, तो ही उसका लाभ होता है। तो जी, अब ऐसा देखते हुए हमने यह देखा कि अगर हिमाचल जैसे भौगोलिक परिस्थिति है, कोई आदमी आईजीएमसी 3 साढ़े 3 घंटे में पहुँच जाए, अधिकतर लोग तो नहीं पहुँच पाएँगे। तो फिर क्या जी, सारे लोग स्ट्रोक के उपचार से वंचित रह जाएँ? तो इसका एक ये उपाय हमने निकाला कि हमने जो हमारे सीटी स्कैन वाले हॉस्पिटल हैं, 17-18 ऐसे हॉस्पिटल हैं हिमाचल प्रदेश में, वो जहाँ पर जी, सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, हमने वहाँ पर चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हैं, नॉन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, पर उन्होंने ट्रेनिंग दी है कि किस प्रकार से जी, स्ट्रोक के लक्षण पहचानें और वहाँ पे वो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो तुरंत क्लॉट को पिघला सकती हैं। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने 2014 से ये कार्यक्रम चल रहा है और 700-800 से अधिक लोगों का इसके अंदर अभी तक उपचार हो चुका है। पर समस्या यही है कि जी, अभी जागरूकता नहीं है, लोगों को पता नहीं है और लोगों बिल्कुल में सर। अपने अंधविश्वास काफ़ी हैं कि अधरंग हो गया तो कोई अपने झाड़-फूँक या कोई यस, यस। झोला-छाप जी, डॉक्टर जी, जो जगह-जगह हैं, जो चल रहे जी, हैं, तो उसकी वजह से जब वो हमारे पास पहुँचते हैं, वो समय निकल चुका होता है। तो एक तो जी, इस प्रकार के हमारे कई प्रयास हैं, जिसमें हम प्रदेश भर में न्यूरोलॉजी की जो समस्याएँ हैं उनको कैसे हम समय से और अच्छी तरह ठीक करें, ये भी हमारी एक ज़िम्मेदारी है, जिसमें हम जी, प्रयासरत हैं। उसके अलावा एज़ मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो यहाँ ये हॉस्पिटल है, यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैं हूँ, तो जो यहाँ की जी, हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी है वो भी अ, अच्छी तरह से उसको किस प्रकार से सुविधाओं को प्रदान किया जाए, तो उसमें भी प्रयासरत हैं। तो इस प्रकार से स्लो टू यू सर। और सर स्ट्रोक के लिए कौन-कौन से टेस्ट लेने चाहिए? क्योंकि जो आज जो की जनरेशन है, स्ट्रोक कहीं न में कहीं अगर मैं जागरूक नहीं। कहूँ कि जी, जनसाधारण के पास स्ट्रोक से निपटने के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि स्ट्रोक के जी, लक्षण क्या हैं और जब लक्षण हैं तो क्या करना चाहिए। टेस्ट जो जी, करने हैं, नहीं करने हैं, वो डॉक्टर अपने हिसाब से कर लेंगे, पर वो सही जगह पर पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल सर। हमने तो एक क्या बोलते हैं एचपी टेलीस्ट्रोक कार्यक्रम के अंतर्गत काफ़ी प्रयास किए हैं, रेडियो के, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, परंतु इस प्रकार जी, की जो जानकारी है, जब तक बार-बार रिपीट ना की जाए, तब तक वो लोगों तक पहुँचती नहीं है। तो अभी भी लोगों बिल्कुल को सर। ये मालूम नहीं है कि अधरंग हो जाए तो क्या करें? लोग अधरंग होने जी, पे अपने लोकल जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स हैं वहाँ चले जाते हैं। फिर वहाँ से जी, जब जी, ठीक नहीं होते तब हमारे पास पहुँचते हैं और जी, तब वो समय निकल चुका होता है जब हमें उनका ट्रीटमेंट उन्हें मिलना चाहिए था। उस वजह से बहुत से लोग जो है इस रोग की से ठीक होने में ठीक नहीं हो पाते हैं। तो स्ट्रोक के जी, बारे में जैसे मैंने बताया जो हमारा एक सूत्र है फ़ास्ट या बचाव वो लोग याद रखें और किसी को भी जी, स्ट्रोक हो तो
फिर सोचे ना कि कहाँ जाएँ, अगर ज़रा भी शंका है, दिन है या रात है, तुरंत जी, निकटतम चिकित्सालय में जाएँ और उस हॉस्पिटल में जाएँ जहाँ सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। और हिमाचल प्रदेश में तो मैं कहूँगा कि सरकारी चिकित्सालयों में ही जाएँ, क्योंकि ये जो दवाई है जी, ये निजी चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं है, जो ये थ्रोम्बोलिसिस के लिए जो दवाइयाँ हैं, और ये फ्री में उपलब्ध है हमारे चिकित्सालयों में। जी, तो वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे डॉक्टर्स को पहले से ही हमने सेंसिटाइज़ किया हुआ है, उनको ट्रेनिंग दी हुई है, और इस एचपी टेलीस्ट्रोक प्रोग्राम के माध्यम से वो हमसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स हैं। अगर उनको किसी प्रकार की कोई डाउट जी, है, किसी प्रकार की कोई शंका है, तो हमसे वो संपर्क करते हैं और हम तुरंत उसका निदान करते हैं, ताकि व्यक्ति का समय जो है, वो जो महत्वपूर्ण गोल्डन टाइम विंडो है, वो एक बार निकल गई, तब फिर जी, तुरंत ठीक करने वाला इसका कोई उपचार नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग ये जानें कि स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं, और जी, दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है कि स्ट्रोक से बचें कैसे? स्ट्रोक हो गया, तब तो चलो हो ही गया, पर जी, इससे बचने में बहुत ही सामान्य से जो है कुछ चीज़ें हैं, यदि हम वो कर सकें, तो हमारी स्ट्रोक होने की जो संभावना है, वो 80% तक कम हो जाती है। तो इस कार्यक्रम जी, के माध्यम से मैं ये भी अवश्य लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले है ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। जो ब्लड प्रेशर है, यदि हम खाली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें, तो हमारी जी, स्ट्रोक होने की संभावना 40% तक घट जाती है। परंतु समस्या ये है कि जो लोग हैं, या तो ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करवाते हैं, तो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर जी, हाई है। जो चेक करवाते हैं, वो नियमित रूप से दवाई नहीं लेते हैं, कि भई इसकी तो आदत पड़ जाएगी। तो और जो दवाई लेते हैं, वो भी फिर दवाई लेने के बाद नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाते कि दवाई के बाद भी कंट्रोल है कि नहीं। तो ऐसा अनुमान है कि जी, केवल 15 से 20% ब्लड प्रेशर के मरीजों का ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, और ब्लड प्रेशर की दवाई कोई महँगी नहीं जी, है ना? गाँव-गाँव में जी, उपलब्ध है, सरकारी संस्थानों में मुफ्त उपलब्ध है। तो ब्लड प्रेशर का उचित इलाज एक ऐसा कारगर एक साधन है, जिसके द्वारा हम स्ट्रोक होने की संभावना 40% तक एकदम घटा सकते हैं। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, वो नियमित रूप से दवाई लें, और ब्लड प्रेशर की दवाई उम्र भर चलती है, अपने आप उसे बंद ना करें। और जी, ब्लड प्रेशर जिनको नहीं है, वो नियमित रूप से उसे चेक करवाएँ। तो एक तो हो गया ब्लड जी, प्रेशर, दूसरा हो गया डायबिटीज़, मधुमेह। डायबिटीज़ जो जी, है, अब जो इंडिया है, इट हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, मतलब सबसे ज़्यादा मरीज़ आज भारत में हैं मधुमेह के। राइट, और मधुमेह है जो सारे नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़, असंक्रामक रोग हैं, उनकी वो एक तरह से जड़ है, इट इज़ अ रूट। चाहे वो आँख के रोग हैं, हृदय के रोग हैं, मस्तिष्क के हैं, किडनी के हैं, नर्व्स के हैं, डायबिटीज़ शरीर के किसी अंग को नहीं छोड़ती है। तो जी, शुगर का उच्च इलाज, उच्च मतलब ऑप्टिमल ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। जिनको डायबिटीज़ है, वो दवाई लें और शुगर को कंट्रोल में रखें। तीसरी चीज़ है स्मोकिंग, धूम्रपान। जी, तो धूम्रपान भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक होने के लिए। तो स्मोकिंग जो है, ना केवल स्ट्रोक, उससे तो कितने ही कैंसर, कितने प्रकार की बीमारियाँ और भी होती हैं। तो जी, धूम्रपान जो है, एक तरह से ऐसा कहा जाता है कि सिगरेट हैज़ अ स्मोक एट वन एंड एंड अ फूल एट अनदर एंड। तो इन सब सारी बातों को जानने के बाद भी यदि कोई धूम्रपान कर रहा है, तो फिर उसे हम मूर्ख ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। तो धूम्रपान एक चीज़ हो गई। और चौथी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, उचित व्यायाम। हमारी जो जीवन शैली है, कुछ ऐसी बन गई है कि शारीरिक व्यायाम की कमी हो गई है। सब जगह सड़कें जी, उपलब्ध हैं, पैदल चलना कम हो गया है, लोग गाड़ियों में जाते हैं, और खेती-बाड़ी भी कितने ही लोग करते हैं, शारीरिक श्रम कितने लोग करते हैं। तो इसकी वजह से भी ये जो स्ट्रोक जैसे जी, नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम हफ्ते में कम से कम 3 बार भी कुछ ऐसा व्यायाम करें, 20-25 मिनट, जिसमें थोड़ा पसीना निकले, हार्ट रेट बढ़े, तो हमारी स्ट्रोक आदि बीमारियों की जो संभावना है, कम हो सकती है। और जो जी, मोटापा है, बहुत बड़ा कारण बहुत सी बीमारी का, वो भी एक्सरसाइज से, उचित आहार से कंट्रोल हो सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो करना मुश्किल नहीं है। बीपी का कंट्रोल, जी, स्मोकिंग कंट्रोल बंद करना, शुगर का जी, कंट्रोल, और राइट एक्सरसाइज एंड राइट डाइट। तो हमारी जी, बहुत सारी, ना केवल स्ट्रोक, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी बीमारियों का हम
उनसे बच सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें कि स्ट्रोक के लक्षण हैं तो क्या करें और स्ट्रोक से बचें कैसे? अगर ये हम जनसाधारण में लोगों को समझा पाएँ और उनके जीवन शैली में इन चीज़ों को ला पाएँ, तो जी, इलाज से उतना फ़ायदा नहीं है जितना बचाव से होगा। बिल्कुल सर। जी, जी। बिल्कुल सही कहा है और सर शालू शर्मा लिखती है मेरा बीपी हमेशा लो रहता है, व्हाट शुड आई डू? शालू जी, बीपी लो जो है, कम से कम ये बीपी हाई होने से तो कम ही खतरनाक है, पहली बात ये है। जी, और बीपी लो जो है, कितना लो रहता है, हम मेडिकली तो बीपी लो तभी बोलते हैं जब 90 मिलीमीटर मर्करी जो है उपला जो सिस्टोलिक उपला वाला ब्लड प्रेशर उससे कम हो, उसे हम लो बीपी बोलते हैं। जी, तो वैसे भी लोगों को कमज़ोरी फ़ील हो रही हो, वो खुद ही मन में सोच लेते हैं कि लो बीपी है। और सच में यदि अगर किसी का बीपी कम है, तो उसमें जो जी, उपचार हम कहते हैं, तो नमक अपनी उसमें बढ़ा सकते हैं थोड़ा, खाने-पीने में नमक बढ़ा जी, सकते हैं और एक्सरसाइज़ हो गई, फ्लूइड्स इनटेक बढ़ा सकते हैं और कॉफ़ी वगैरह है वो बीपी बढ़ाते हैं। पर पहले ये जानना ज़रूरी है कि सच में ही बीपी लो है या किस आधार पे ये कह रहे हैं कि बीपी लो है, कि कितना था बीपी। तो पर ये है कि बीपी लो उतना हानिकारक नहीं है जितना हाई ब्लड प्रेशर है। जी, जी। बिल्कुल सर। और सर रनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है सर? मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक बिल्कुल, अगर जैसे हम मैंने रनिंग बताया कर कि जो एक्सरसाइज़ है, जी, जो उचित व्यायाम है, वो फिज़िकली ही नहीं, मेंटली भी एक बहुत ही लाभदायक जो है ना क्रिया जी, है मतलब। और अगर दूसरी हम एक्सरसाइज़ देखें, जिम इत्यादि देखें जिसमें हमें किसी के जी, देख-रेख में करना पड़ता है। वॉक में ना किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना किसी देख-रेख की ज़रूरत है और जी, कोई खर्चा भी नहीं है, ना इक्विपमेंट कोई लगता है, ना कहीं की आपने मेंबरशिप लेनी है। तो राइट ये सर। सबसे आसान तरीका है अपने को स्वस्थ रखने का। जो कोई और कुछ एक्सरसाइज़ नहीं कर सकता, केवल वो ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग या रनिंग अपनी क्षमता के जी, अनुसार यही भी प्रतिदिन करे, तो वो पर्याप्त व्यायाम है एक तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी दिनचर्या में कम से कम आधा घंटा इतना प्रतिदिन ऐसा व्यायाम किसी प्रकार से हो, क्योंकि हम जो है, ऐसा कहा जाता है कि हम अपना आधा जीवन जो है जी, अपने स्वास्थ्य को खोने में और उससे अपनी सुख सुविधाएं जोड़ने में लगा देते हैं। आधा जीवन हम बिल्कुल सर। अपने व्यवसाय को, अपनी सामाजिक जो हमारे कर्तव्य हैं उनको उनमें लगा देते हैं और बाकी जी, का आधा जीवन उन सुख सुविधाओं से फिर उस स्वास्थ्य को पाने में लगा देते हैं कि जो हमने जी, सारी मनी अर्न की है अब वो यूज कर रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमें वापस मिल जाए, पर वो फिर वापस नहीं मिलता है। तो इसलिए राइट हमें सर। अपने शरीर की जो हेल्दी रखने की जो प्रैक्टिस है उनको पोस्टपोन नहीं करना है, अपने सामाजिक दायित्वों के साथ उन्हें भी एक महत्वपूर्ण अंग अपने जीवन का बनाना चाहिए। जी, जी, राइट सर। यस। एक और है सर एक आंख से पानी कंटिन्यू क्यों चलता है? देखिए, अब इसके भी कई कारण हो सकते हैं। आपके जो जी, लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं, उनमें कोई परेशानी हो सकती है, आँख में कोई इरिटेशन हो सकती है, जो हमारा जी, लैक्राइमल अपैरेटस है, जो हमारे टीयर्स को नाक में ले जाता है, उनमें कोई दिक्कत हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। तो एक बार व्यक्तिगत रूप से ही आपको आना पड़ेगा, जी, तभी जी, इस समस्या का हल होती है। बिल्कुल सर। और सर एक चीज़ बारे में क्योंकि कई लोगों को रूटीन चेकअप के बारे में पता नहीं होता, तो हमें जानना है कि कब रूटीन चेकअप करवाना है, कितने मंथ बाद? क्योंकि कई बार ये भी होता है आजकल जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक की बात जैसे हमने की, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर आपसे। बिल्कुल। 40 वर्ष के बाद, अब तो ख़ैर कम में भी रिकमेंडेड है, पर 40 वर्ष के बाद तो कम से कम साल में 1 बार पूरी ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए और आपका ईसीजी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सब जो हैं वर्ष में 1 बार तो अवश्य करनी चाहिए। जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको समस्या है, उनको तो और भी जल्दी-जल्दी करना चाहिए। पर ये सब जो है एक जो फुल बॉडी चेकअप हम जिसे बोल सकते हैं, ये नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बीमारियाँ हैं, वो कई सालों से रहती हैं पर उनके लक्षण काफ़ी देर से आते हैं। हम देखते हैं कि लोग स्ट्रोक से हमारे पास पहली बार आए हैं, आज तक बीपी चेक नहीं करवाया। तो पता ही नहीं जी, चला कि बीपी हाई था और उसकी वजह से स्ट्रोक भी हो गया।
तो ब्लड जी, प्रेशर चेक करना, ईसीजी हो गया, हमारे ब्लड टेस्ट जिसमें हमारी शुगर हो गई, कोलेस्ट्रॉल, थायरॉइड इत्यादि हो गए। तो ये टेस्ट हमें जी, नियमित रूप से वर्ष में 1 बार तो जिनको ये समस्याएँ नहीं हैं, उनको भी वर्ष में 1 बार तो ये अवश्य करवानी चाहिए। और अगर किसी को ये समस्या है फिर तो जैसे जी, किसी को थायराइड की समस्या है तो हर 3 महीने पे करवाएँगे थायराइड का टेस्ट। कोई कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की दवाई खा जी, रहे हैं, किसी को शुगर है, बीपी है तो फिर उसमें ज़्यादा जल्दी-जल्दी ये टेस्ट करने पड़ेंगे। पर अदरवाइज़ जिनको ऐसी कोई समस्या नहीं है, उनको भी 1 बार तो वर्ष में ये टेस्ट अवश्य करानी चाहिए। जी, जी। थैंक यू सो मच सर। और सर इसके अलावा अगर मैं हॉबीज़ की बात करूँ तो सर आपके पास टाइम होगा, फिर भी मैं जानना चाहूँगी सर आपकी। जी, मेरी हॉबीज़ एक तो पढ़ना मेरी हॉबीज़ है, हॉबीज़ में आता है और मैं जी, जो है मेडिटेशन जो है ध्यान इत्यादि योग में मेरी काफ़ी रुचि है। तो उसमें भी मैं जी, बहुत और उसके अलावा हमारा जो ये प्रोफ़ेशन है ये हमारी हॉबी है। जी, जी। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। और सर जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को, जो हमारे साथ जुड़े हैं? जाते-जाते मैं एक बार फिर से क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा ज़्यादा ध्यान न्यूरोलॉजी की बीमारियों की तरफ ही रहता है और आज मैंने जब जी, स्ट्रोक की बीमारी जो है वो बार-बार मैं रख ही रहा हूँ, तो जाते-जाते भी मैं यही बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रोक है, एक गंभीर जी, समस्या है और जिसको स्ट्रोक हो जाता है, उसके जीवन में बहुत कठिनाई आ सकती है। तो इसलिए सबसे पहले तो स्ट्रोक से बचें। बचने के जो तरीके हैं बहुत आसान हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जी, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल करें, स्मोकिंग ना करें, एक्सरसाइज़ करें। और जी, स्ट्रोक के लक्षण याद रखें, बचाव एक सूत्र है या फास्ट, एफ फॉर फेस, ए फॉर आर्म, जी, एस फॉर स्पीच एंड टी फॉर टाइम या ब से बाजू, च से चेहरा, आ से आवाज़ और ब से वक़्त। तो किसी को भी कभी भी ऐसे लक्षण हो अचानक से मुँह टेढ़ा, हाथ में कमज़ोरी, बोलने या समझने में कठिनाई हो तो तुरंत निकटतम चिकित्सालय में जाएँ जहाँ सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। अपना समय व्यर्थ ना गँवाएँ और इन कुछ जानकारियों की वजह से आप अपने जीवन में काफ़ी गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही संदेश है सभी दर्शकों को देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू सो मच सर। हैव अ गुड डे। धन्यवाद। बाय-बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।